मैं ऐसे बहुत सीए एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करता हूँ जिनके सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को लेकर एक कॉमन पॉइंट रहती है कि उन्होंने एफर्ट्स बहुत पुट इन किए हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं रीडिंग टाइम में दे फील लॉस्ट एंड ब्लैंक। एंड जब वो एग्जाम देकर निकलते हैं एट द एंड ऑफ 3 आवर्स दे फील दे हैव सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म्ड कंपेयर्ड टू देयर एक्सपेक्टेशंस। आज की इस वीडियो में मैं एंड टू एंड स्ट्रेटेजी अलॉन्ग विद टाइमलाइंस एंड रोड मैप डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर योर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर। Let's get straight to the strategy. But before I go there, as an introduction, मैं हूँ सीए निदेश चांडक, ऑल इंडिया रैंक 18 एट सीए फाइनल, ऑल इंडिया रैंक 29 सीए इंटर एंड पोस्ट सीए क्वालिफिकेशन। आई हैव वर्कड फॉर 3 years एज अ टैक्स प्रोफेशनल। ये बातें मैं आपको सिर्फ ये कंफर्ट देने के लिए बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपके संग डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड मोर देन दैट एकेडमिकली एज वेल एज प्रोफेशनली टेस्टेड है। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द स्ट्रेटेजी। सीए फाइनल पे स्टूडेंट्स 3 मिस्टेक कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। MAP, माइंडसेट के अंदर इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने का। सेकंड, अप्रोच ऑफ दिस सब्जेक्ट टू प्रिपेयर। एंड थर्ड इज प्रेजेंटेशन। माइंडसेट के ऊपर ऐसा है कि स्टूडेंट्स डे 1 से समरी नोट्स को पढ़ रहे हैं, डे 1 से कॉन्साइज नोट्स को पढ़ रहे हैं, जबकि वो ये भूल जा रहे हैं कि सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी एक सिंगल चैप्टर से नहीं होता है, उसके अंदर 3 से 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग ट्रिकी एडजस्टमेंट्स डाले हुए रहते हैं, जिसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ो तब आप इन डेप्थ जाकर के पढ़ो। दूसरा है अप्रोच। अप्रोच पर ऐसा है कि सीए फाइनल का जो डायरेक्ट टैक्स पेपर है ये बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, या इवन एट सीए लेवल। जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं इनमें मेनली आपको इंटरप्रिटेटिव स्किल्स एंड मेमोरी स्किल्स लगती हैं। जो आपके प्रैक्टिकल पेपर्स हैं इनमें आपको एनालिटिकल स्किल्स एंड ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स तो लगते ही हैं। डायरेक्ट टैक्स या टैक्सेशन इन जनरल एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिसमें ये चारों स्किल्स आपको एक संग लगाने पड़ते हैं। सो आप इतना समझ लीजिए कि जो अप्रोच या जो माइंडसेट आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए उससे बहुत डिफरेंट माइंडसेट आपको डायरेक्ट टैक्स के लिए चाहिए। विद दिस इन माइंड, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइमलाइंस, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल है। मैं हमेशा कहता हूं बिफोर योर एग्जाम आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स डायरेक्ट टैक्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, या पूरे सिलेबस से गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। ये स्टार्ट होगा when you first do your classes or your self study, whatever be it. That's the first time then you will be going deep in the syllabus. Every concept, everything has to be mind mapped, everything needs to be understood. Problems को अपने हाथ से लगाइए, important problems को मार्क कर लीजिए। अब जब आपको अपनी एग्जाम लीव मिलेगी या एग्जाम से 4 मंथ्स पहले की अगर मैं बात करूं, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको टोटल 4 रिविजन्स करने हैं। ये 4 रिविजन्स कैसे होंगी? फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको ये फोकस करना है कि आपका एटलीस्ट एक बार डायरेक्ट टैक्स का पूरा रिवीजन हो जाए एंड टू एंड, एंड इसके लिए आप आराम से 8 to 10 डेज एलोकेट कर सकते हो। एंड 8 to 10 डेज में ये पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस रिवीजन में क्या करना है वो मैं डील करूंगा जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझिए टाइमलाइंस में कि फर्स्ट रिवीजन आपको 8 to 10 डेज में कंप्लीट करनी है, एंड दैट इज वेरी मच डूएबल। एंड इस रिवीजन में आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं जो आपने अपने क्लासेस में या सेल्फ स्टडी के टाइम पे पढ़े थे, एंड एटलीस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड टू एंड गो थ्रू करना है, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को एंड टू एंड गो थ्रू करना है अगर हो सके। एंड मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा यहां पर आपको अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट लिखना चाहिए। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ रियलिटी चेक कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। देन आपके 3rd मंथ में आपने जो फर्स्ट रिवीजन की है उस समय आपने मार्किंग्स किए हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिन्हें देखना है, एंड वो कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है या कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिनको आपको एक फाइनल रिवीजन देना है। ये आपके सेकंड रिवीजन में होंगे। दिस हैज टू बी हाफ द टाइम ऑफ योर फर्स्ट रिवीजन, एंड अगेन दिस इज वेरी मच डूएबल प्रोवाइडेड आपने सेल्फ स्टडी और फर्स्ट रिवीजन डिलीजेंटली की है। 4 to 5 डेज में आप इसे करिए, एंड देन द फाइनल मंथ बिफोर योर एग्जाम यू डू योर थर्ड रिवीजन इन जस्ट 2 to 3 डेज। इस रिवीजन में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखने हैं। बोथ एट द एंड ऑफ योर सेकंड रिवीजन as well as at the end of your third revision you have to write 2 mock tests,
2 mock tests in total, one here and one here. मॉक टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस क्यों जरूरी है ये भी मैं आपके संग डिस्कस करूंगा, बिकॉज मॉक टेस्ट सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर तो इज लाइक जड़ी बूटी, ये किए बिना आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है एग्जाम में। एंड वंस यू हैव डन दिस इन अ वाटरफॉल मैकेनिज्म, 10 डेज में फर्स्ट रिवीजन, 5 डेज में सेकंड रिवीजन, 3 डेज में थर्ड रिवीजन, तभी आप जानोगे कि जो आपका एग्जाम के पहले का 1.5 डे रिवीजन है वो पॉसिबल है। वरना मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एग्जाम के 1.5 डेज पहले ढंग से रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आपने एग्जाम से 1.5 डेज पहले किसी चीज को नहीं पढ़ा है, इट इज वेरी लाइकली कि आप एग्जाम में उस चीज को ढंग से टैकल नहीं कर पाओगे। तो ये तो थी टाइमलाइंस की बात एंड कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट्स देने हैं उसकी बात। अप्रोच कैसे करना है, जो सबसे क्रिटिकल है, हमें यहाँ पर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 40 तक स्ट्रेटेजिकली या सिक्वेंशियली नहीं पढ़ते जाना है। हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम सबसे पहले कैटेगरी ए टॉपिक्स को उठाएंगे। कैटेगरी ए में मैंने उन टॉपिक्स को डाला है जिनसे नंबर 1 बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको मल्टीपल प्रोविजंस को एक संग इंटरप्रेट करके आंसर पे पहुंचना पड़ता है। सेकंड, मैंने उस टाइप के टॉपिक्स डाले हैं जिनसे थोड़े बड़े, थोड़े बल्कि क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली एज कैटेगरी ए द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, मैंने वो चैप्टर्स डाले हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। कैटेगरी ए के अगर आप ये जो मैंने टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं, अगर आपने ये कर लिए तो आपके 50 से 60 मार्क्स तो वही सिक्योर हो जाएंगे। इसमें मैंने क्या डाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपको करके रखना ही पड़ेगा, बिकॉज द पॉइंट इज कोई भी क्वेश्चन में जहां पर टैक्स कंप्यूटेशन बोलेगा वहां पर आपको टैक्स के रेट्स, किस एसएससी के ऊपर क्या रेट्स अप्लाई करते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। पीजीवीपी मैंडेटरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का पीजीवीपी से रहता ही है, इसे आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मैंडेटरी क्वेश्चन इससे हर अटेम्प्ट में आता है। कैपिटल गेन्स अगेन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट पूछा गया है। गार का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, एंड अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो बहुत स्कोरिंग भी है। टीडीएस टीसीएस लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में इससे पूछा जाता है। वंस यू आर कंफर्टेबल विद द रेट्स, वंस यू हैव एवरी रेट माइंड मैप्ड, दिस कैन बी अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। एंड देन ये तो वो बॉक्स है जिसे लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड के लिए छोड़ देते हैं, एंड में उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है और वो इतने क्रिटिकल चीज को मिस कर जाते हैं, विच इज इंटरनेशनल टैक्स एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। इसका तो वेटेज एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स का है, और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें अगर आप सही तरीके से अपने फर्स्ट स्टडी में कर लोगे, ट्रस्ट मी आपके नेक्स्ट 3 रिवीजन के बाद ये इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको ये पूरा का पूरा केक वॉक लगेगा। आपको लगेगा कि जहां बाकी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं आप वहां पर थ्राइव कर रहे हो। ये हुई कैटेगरी ए की बात, जिससे अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 55 से 60 मार्क्स आ जाएंगे। कैटेगरी बी में मैंने उन चैप्टर्स को डाला है जिन्हें पढ़ने में आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, दे आर बिट ट्रिकी, बट देन दे होल्ड 20 to 30 मार्क्स। एंड ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको 80 प्लस लाने में बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज अगर आप वो विजन कर रहे हो कि आपको 80 प्लस लाना है, देन कैटेगरी बी इज समथिंग यू सिंपली कैन नॉट इग्नोर। कैटेगरी बी में क्या है, टैक्स ऑडिट, इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं ये। मैट एएमटी ये जनरली आपके पीजीवीपी के क्वेश्चन के संग भी आ सकता है, अलग से भी इसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ब्लैक मनी एक्ट, इसका भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बनता है, और अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया है इस चैप्टर को, ये भी बहुत स्कोरिंग है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज अपील असेसमेंट एंड ये रिविजन्स, ये जो है ये पूरा का पूरा एक थ्योरी ब्लॉक है, इसे प्लीज इग्नोर मत करिए, क्योंकि इससे 6 to 8 मार्क्स आते हैं आइदर एमसीक्यू में या डिस्क्रिप्टिव में। एंड इससे अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आपके थ्योरी के 6 से 8 नंबर चले जाएंगे। थ्योरी के नंबर वहां पर बहुत वैल्यू एड करते हैं, जहां पर एनालिटिकल पार्ट ऑफ द पेपर बहुत टफ एंड बहुत ट्रिकी सेट होता है, जो आईसीएआई लगभग हर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में करता है। ऐसे समय में थ्योरी के 6 to 8 मार्क्स बहुत हैंडी आते हैं। कैटेगरी सी में मैंने उन चैप्टर्स को डाला है जिनके ऊपर आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप जब फर्स्ट टाइम स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी या क्लासेस, तब आप कैटेगरी सी को एट पार विद कैटेगरी बी रखो। जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो तब भी इसे एट पार विद कैटेगरी बी रखो, बट एट द टाइम ऑफ योर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन जस्ट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दैट इज इट।
वन थिंग वेरी क्लियर, कैटेगरी ए वो है जहां पर इंस्टीट्यूट नए एडजस्टमेंट्स लाता है। तो कैटेगरी ए के अंदर वी कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट रिलाई ऑन दी पास्ट पेपर्स और ऑन दी पास्ट क्वेश्चंस। हमें एनालिसिस, हमारे दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर न्यू एडजस्टमेंट्स भी आए तो हम उसे टैकल कर सके। कैटेगरी बी एंड सी के अंदर मैंने उसी टाइप के टॉपिक्स रखे हैं, स्पेशली कैटेगरी सी में, जहां पर अगर आपने सिर्फ पास्ट क्वेश्चंस देख लिए, पास्ट ट्रेंड्स देख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, इट विल सफाइस। अब बात करते हैं तीसरे कॉमन मिस्टेक की, जो है प्रेजेंटेशन। बिकॉज प्रेजेंटेशन ऐसा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने सही तरीके से पढ़ाई की है, सही माइंडसेट से भी पढ़ाई की है, लेकिन अगर उसने एग्जाम में प्रेजेंट ढंग से नहीं किया है, देन उसके सारे एफर्ट्स के ऊपर पानी फिर जाता है। प्रेजेंटेशन बड़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपको इसे करना जरूरी है। नंबर वन, जो कुछ टिप्स हमें सीए इंटर में भी सिखाए जाते हैं, क्योंकि मैं एक एंड टू एंड वीडियो बना रहा हूं, मैं उसे यहां पर भी डाल देता हूं। सबसे फर्स्ट थिंग इज राइट इन अ लेजिबल हैंड राइटिंग। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करिए। लेजिबल हैंडराइटिंग का मतलब ये है कि आपको खूबसूरत हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है, मगर ऐसा लिखिए जिसे एग्जामिनर आराम से पढ़ पाए और आंसर स्क्रिप्ट आपका क्लटर्ड ना महसूस हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, और वो है अंडरलाइनिंग। और इस चीज को प्लीज एंड के लिए मत छोड़िए। जब आप किसी आंसर को लिख रहे हो, यू शुड देन एंड देयर स्टार्ट अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंडरलाइन करने से जो एग्जामिनर के अंदर जो पेपर चेकर है, वो पेपर चेकर डायरेक्टली आपके उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इजीली नेविगेट करके आपको मार्क्स देते हुए चला जाएगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक और चीज जो प्रेजेंटेशन के अंदर ही मैं डालूंगा, कि एग्जाम डे पर मैंने देखा है स्टूडेंट्स रीडिंग टाइम पर डायरेक्शनलेस तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन माई व्यूज। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिला है, आपकी ऑब्जेक्टिव ये होनी चाहिए कि सबसे फर्स्ट मैं अपने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करूं, जिन क्वेश्चंस को लेकर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, एंड उन स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आपके हिसाब से है, आप उनके आंसर्स या उनके एडजस्टमेंट्स के जो सॉल्यूशंस है, उनको देन एंड देयर सोचना स्टार्ट कर दो। वंस यू आर डन विद दिस, ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स, यू एट द एंड ऑफ द 15 मिनट्स, यू विल रियलाइज कि आपने अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो आपके स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस है, या फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो आपके स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस है, उसके ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को आपने गो थ्रू कर लिया है। दिस विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग डाउन द आंसर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स का आता है कि हमें एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या सब्जेक्टिव, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत क्रिटिकल है। मेरा रिकमेंडेशन ये है, ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मेथड में कंफर्टेबल हो। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि फर्स्ट 2 से 3 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके, जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, उन्हें आप लिखिए। आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट 70 से 75 मिनट्स में आपका एटलीस्ट 35 से 40 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव आंसर्स है वो आप लिख दो। उसके बाद आप चले जाइए एमसीक्यू में, एंड यू टारगेट की इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स आप 20 से 25 मार्क्स का एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लोगे, जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिन पे आप स्ट्रांग हो। इसका नतीजा ये रहेगा कि फर्स्ट 1.5 आवर्स के अंदर आप देखोगे आपका लगभग 60 मार्क्स का पेपर रेडी हो गया है, आप लिख दिया। ये चीजें आपको साइकोलॉजिकली बेनिफिट देंगी, एंड देन रिमेनिंग 1.5 आवर्स के अंदर आपको बस 40 मार्क्स का पेपर करना रहेगा। अगेन वहां पर पहले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन्हें टैकल कर लीजिए, एंड देन रिमेनिंग टाइम के अंदर अपने एमसीक्यू के जो आप अनसर्टेन हो, अनश्योर हो, उन क्वेश्चंस को देख करके एनालिसिस करके उनका आंसर्स दे दीजिए। एक और कॉमन पॉइंट जो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो है केस लॉस का। केस लॉस से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि केस लॉस के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो नेम नहीं है। अगर आपको केस लॉस का नेम नहीं भी याद है, कोई बात नहीं, केस लॉस के अगर आपको प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पता है, दैट विल डू। अगेन सिमिलर क्वेश्चन आता है, सर सेक्शन नंबर्स का हम क्या करें। सेक्शन नंबर्स के अंदर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि जहां तक हो सके नेचुरली अगर आपको याद हो तो इट इज गुड। एटलीस्ट टीडीएस जैसे चैप्टर के अंदर, कैपिटल गेन्स जैसे चैप्टर के अंदर, पीजीबीपी के अंदर सेक्शन नंबर्स आपको नेचुरली याद हो जाने चाहिए। अगर नहीं भी हो तो भी सेक्शन नंबर्स को लेकर के इतना डरिए मत। एज लॉन्ग एज आपके प्रिंसिपल एंड आपके कॉन्सेप्ट्स एंड आपकी एनालिसिस सही है, ट्रस्ट मी यू आर गुड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। ये है आपकी एंड टू एंड स्ट्रेटेजी, टाइमलाइन,
जो आपको इंश्योर करेगी कि आप 5 रिविजन्स करो। एबीसी एनालिसिस जो ये इंश्योर करेगी कि आप जब जब रिविजन करो, जब जब सेल्फ स्टडी करो, सही डायरेक्शन से करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन जो ये इंश्योर करेगी कि आपकी मेहनत रंग लाए। With this small video, strategy video, I hope you will do good in your exams. Very happy Navratri and all the best. इस YouTube चैनल पर मैं और भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस निकालूंगा, एक्शन ओरिएंटेड वीडियोस निकालूंगा, मैराथन रिविजन्स निकालूंगा, जो आपको आपके डायरेक्ट टैक्स जर्नी के अंदर बहुत हेल्प करेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।